एक रोज विपिन खेतों में काम करके थका हारा घर लौट रहा था। रास्ते में उसे तेज प्यास लगी तो वो पास में बहती नदी में पानी पीने चला गया, लेकिन वहाँ उसकी नजर एक लड़की पर गई जो नदी किनारे बेहोश पड़ी थी। अरे ये क्या, ये लड़की कौन है? अरे उठिए, सुनिए, ए लड़की। कुछ ही देर में वो होश में आ जाती है। अरे कौन हो तुम और इस नदी में कैसे डूब गई? हम घोड़े पर थे और वो हमें और कुछ याद नहीं। हम कौन है और यहाँ कैसे आए? ए भगवान, लगता है ऊंचाई से गिरने के कारण तुम अपनी याददाश्त भूल गई हो। जवान लड़की है, यूं अकेले छोड़ना ठीक नहीं। एक काम करता हूँ, घर ले चलता हूँ। अब माँ ही बताएगी कि क्या करना है। विपिन उस लड़की को घर ले आता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। कोई बात नहीं, जब तक इसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती ये हमारे साथ यहीं रह लेगी। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? ये सुनकर वो लड़की अपना सर खुजलाने लगी। ओहो, मैं भी कैसी बुद्धू हूँ, ये भूल ही गई कि इसकी तो याददाश्त ही चली गई है। चलो कोई बात नहीं, आज से हम तुम्हें अंजना कहकर बुलाएंगे। बताओ कैसा लगा नाम? बहुत अच्छा नाम है माँ। अब मैं आपको माँ कह सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी। चलो इसी बहाने मुझे भी सहेली मिल जाएगी। तुम ना मेरे साथ मेरे बिस्तर पर ही सोना। पता है माँ और भैया तो नीचे चटाई पर सोते हैं, लेकिन मैं बिस्तर पर ही सोती हूँ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन घबराओ मत बेटी, हम गरीब लोग हैं लेकिन ईमानदार हैं। यहाँ तुम सुरक्षित हो। अंजना अब उस घर में उन लोगों के साथ ही रहने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अंजना को घर के कामकाज नहीं आते थे, लेकिन धीरे धीरे उसने वो सब सीख लिया। ऐसे ही एक रोज, वैसे भैया माँ कह रही थी कि अब उनसे घर का कामकाज नहीं होता, इसलिए वो अब इस घर में बहू लाना चाहती है ताकि उनके काम में मदद हो सके। तो उन्होंने तो कमला काकी को बोल दिया है तेरे लिए लड़की ढूंढने के लिए। क्या? लेकिन क्यों? क्यों मतलब, उम्र देख अपनी, कब करेगा शादी? बच्चे क्या बुढ़ापे में जनेगा? और कल को छोटी की शादी भी करनी है। अब बहू घर में आए तो बेटी को विदा करो, नहीं तो मैं तो अकेली हो जाऊंगी ना। ऐसे कैसे अकेली हो जाएंगी? मैं हूं ना आपके साथ। हाँ लेकिन कल को तेरे रिश्तेदार तुझे ढूंढते हुए आ गए तो तू भी चली जाएगी, फिर मेरा क्या? इसीलिए मैंने एक लड़की को पसंद किया है। तू उसे देख ले विपिन, क्या पता तेरा मन बदल जाए और तू शादी के लिए हाँ कर दे। नहीं माँ, अब मुझे कोई पसंद आ ही नहीं सकती। अरे लेकिन एक बार देख तो ले। वो अंजना को उसके सामने ले जाकर कहती है, बोल पसंद आई लड़की? माँ तुम सबसे अच्छी माँ हो, मेरी प्यारी माँ। बस बस, जब दोनों एक दूसरे को पसंद करते ही हो तो अब इस रिश्ते को नाम दे दो। सबकी रजामंदी से उन दोनों की शादी हो जाती है। अब अंजना विपिन की पत्नी बनकर उस घर में रहने लगती है। विपिन खेती बाड़ी करता था जिससे उसकी थोड़ी बहुत ही कमाई होती थी, जिससे उनके घर का गुजारा मुश्किल से चल पा रहा था। माँ जी, गांव में बंशी काका है ना, वो बड़े ही सस्ते दाम में अपनी पुरानी सिलाई मशीन बेच रहे हैं। सोच रही हूँ हम वो खरीद लें। मैंने कमला काकी से सिलाई करना सीखा था, कुछ कपड़े सिलकर विपिन जी की मदद हो जाएगी। ठीक है बहू, मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, मैं उनसे खरीद कर ले आती हूँ। सरनाथ जाकर उससे वो मशीन ले आती है। भाभी ऐसा करो, सबसे पहले आप मेरे लिए सूट सिल दो। 2 दिन बाद मेरी सहेली सीमा की शादी है, उसमें पहनने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अंजना अपनी ननद के लिए बहुत ही अच्छा सूट सिलकर तैयार कर देती है, जिसे पहनकर उसकी ननद अपनी सहेली की शादी में जाती है, जहाँ सबकी नजरें उसके सूट पर जाती हैं। तेरा ये सूट क्या कमाल का सिला है, ऐसा लग रहा है किसी बहुत बड़े डिजाइनर से बनवाए। कहाँ से सिलवाया इसे? इसे तो मेरी भाभी ने सिलाया। तुम चाहो तो मेरी भाभी 200 रुपए में तुम्हारे लिए भी ऐसा सूट सिल सकती है। अच्छा ठीक है, मैं फिर कल ही आती हूँ ना आपके लिए। अंजना के हाथों में कमाल का हुनर था, वो बहुत ही खूबसूरत डिजाइन का सूट बना देती है और इसी तरह अब और लोग भी उसके पास कपड़े सिलवाने आते हैं, जिससे उसकी ठीक ठाक कमाई होती है। ऐसे ही एक रोज, सुनो सुनो सुनो, इस गांव में एक ड्रेस कंपटीशन होने वाला है। उसमें भाग लेने वाले को इनाम के तौर पर पूरे 1 लाख का इनाम मिलेगा। सुनो सुनो सुनो। अंजना उस कंपटीशन में भाग लेती है जहां वो ये प्रतियोगिता जीत जाती है। उसकी फोटो अब अखबारों और टीवी पर भी आती है। तभी एक बहुत बड़ी कोठी में बैठकर टीवी देख रहे एक अमीर आदमी की नजर उस पर जाती है। अरे ये तो मेरी रिद्धिमा है, ये जिंदा है? वो आदमी जल्दी से उस गांव में पहुंचता है। अपने पिता को सामने देखते ही अंजना बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो उसकी याददाश्त लौट आती है। पापा, पापा। मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? बहू, ये कौन है? ये मेरी बेटी रिद्धिमा है। हम राजस्थान के रजवाड़ों के खानदान से हैं। हम राजा वीरभद्र और ये राजकुमारी रिद्धिमा है, जो विदेश से फैशन डिजाइनिंग करके लौटी थी। लेकिन ये हमारी इकलौती संतान है और हमारे मरने के बाद सब इसी का होना था। इसलिए कुछ लोगों को ये बात अखर गई और मेरी जायदाद हड़पने के चक्कर में उन्होंने रिद्धिमा की जान लेनी चाहिए। उस रोज भी ये हमारे शाही महल से घुड़सवारी करने के लिए निकली, लेकिन हमें पता चला
कि इसके पीछे कुछ गुंडे पड़ गए। और अपनी जान बचाते हुए मैं उस घोड़े पर भाग रही थी कि कब सामने खाई आ गई, मुझे पता ही नहीं चला और मैं उसमें गिर गई और मेरी याददाश्त चली गई। फिर मैं बिपिन जी से मिली और ये मुझे अपने घर ले आए और मुझे ये नेक दिल परिवार मिला जो मुझे बहुत ही प्यार करता है। इसका मतलब मेरी भाभी राजकुमारी है? हाँ बेटी, ये एक राजकुमारी है। रिद्धिमा बेटी, तेरी शादी हो गई तो मेरी इकलौती संतान थी। मेरा कितना मन था अपने हाथों से तेरा कन्यादान करने का, तुझे विदा करने का। बहन जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं फिर से अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ और इसे अपने हाथों से विदा करना चाहता हूँ। जैसी आपकी मर्जी भाई साहब, मैं एक पिता के अरमानों का गला नहीं तोड़ूंगी। अब एक बार फिर अंजना यानी कि राजकुमारी रिद्धिमा की शादी बिपिन से होती है, लेकिन इस बार वो दहेज में अपने साथ लेकर आती है शाही महल। जी बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल रिद्धिमा अपने राजा पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए वीरभद्र ने अपना वो महल अपनी बेटी को दहेज में दे दिया। अब वो सभी वीरभद्र के साथ उसी महल में रहने लगे। इस बार क्या सोचा है, क्या लगाओगे? सोच रहा हूँ इस बार मटर लगाऊं। पर 2 साल पहले जब मटर लगाई थी तब पता है ना क्या हुआ था? हाँ याद है, आधी मटर खराब हो गई थी, लेकिन तब तो उसमें कीड़ा लग गया था ना। इस बार मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, और फिर करोगे क्या इतनी सारी मटर का? मटर पुलाव बनाएंगे और भरपेट क्या, जी भर खाएंगे और क्या। राम की बात सुनकर उसकी पत्नी नंदिनी भी हंस दी। सर्दी का मौसम आने वाला था तो इस बार राम ने तय किया कि वो अपने खेतों में मटर लगाएगा। उसने बड़ी मेहनत से खेत को तैयार किया और मटर के बीज भी बो दिए। कुछ दिनों बाद पहले पौधे आए और फिर उन पर हरी हरी मटर लगनी भी शुरू हो गई। हर गुजरते दिन के साथ अपनी भरी पूरी फसल को देखकर राम फूला नहीं समा रहा था। नंदिनी, ओ नंदिनी, चलो जरा, तुम्हें कुछ दिखाना है। पर अभी बहुत काम है। अरे ये काम तो होते रहेंगे, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर राम ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीधा अपने खेत पहुंचा। खेत देखकर नंदिनी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। पूरा खेत हरी भरी मटरों से भरा हुआ था। ऊपर वाले की कृपा से बहुत बढ़िया फसल हुई है इस बार। तुम देखना नंदिनी, इस बार खूब अच्छे पैसे मिलेंगे इन मटरों के। मैंने सोच लिया है, पैसे आते ही सबसे पहले घर की छत सुधरवाऊंगा। और कोई खर्चा है क्या? हाँ है ना, एक बढ़िया सी साड़ी भी दिला देना मुझे। हाँ ले लेना, एक नहीं तुम 2 साड़ियां ले लेना इस बार तो। अब खुश? हाँ जी, बहुत खुश। मटर की बढ़िया फसल देखकर दोनों पति पत्नी सपने संजोने लगे। दूसरी तरफ पूरे गांव में भी ये खबर फैल चुकी थी कि इस बार राम की फसल बहुत बढ़िया हुई है। और फिर एक दिन राम के घर के बाहर एक चमचमाती कार आकर रुकी और कार से उतरा इलाके का विधायक राम अवतार सिंह। अरे विधायक जी, आप राम राम। राम राम भाई, कैसे हो? ऊपर वाले की कृपा है विधायक जी। कृपा तो वाकई बहुत हुई है तुम पर। मैंने सुना है इस बार तुम्हारी मटर की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ विधायक जी, सब भगवान की दया है। तो क्या सोचा है, किससे बेचोगे अपनी मटर? अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है विधायक जी, जहाँ सही दाम मिल जाएगा वहीं दे दूंगा। अरे तो हम काय के लिए हैं, हमको दे दो अपनी सारी मटर, हम पूरे 15 रुपए देंगे तुम्हें 1 किलो के। पर शहर में तो इस बार 25 से 30 रुपए किलो बिक रही है मटर। देखो राम, मटर है, गेहूं नहीं, जो कई महीने संभाल लोगे। 2 दिन बाद सूखने लगेगी सारी की सारी। मेरे पास स्टोरेज की सुविधा है, मैं तुम्हारी सारी मटर खरीद लूंगा हाथों हाथ। ठीक है विधायक जी, मैं आपको शाम तक बताता हूँ। राम को दुविधा में छोड़कर विधायक वहां से चला गया। और फिर उसके जाने के बाद क्या करूं नंदिनी, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये विधायक हम गरीब किसानों का हमेशा फायदा उठाता है। हमसे कम पैसों में फसल खरीदकर शहर में ऊंचे दामों पर बेचता है। मेरी मानो तो आपको कुछ और लोगों से भी बात करनी चाहिए। इतना आसान नहीं है नंदिनी, रामावतार की मर्जी के बगैर कोई व्यापारी मेरी मटर नहीं लेगा। उससे कोई बैर नहीं लेना चाहता। और मुझे डर इस बात का है कि अगर सारी मटर यहीं सड़ गई तो 1 पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, अच्छा तो फिर क्या कर सकते हैं? विधायक जी की नजर हमारी फसल पर है तो बेचनी तो उसे ही पड़ेगी। अच्छा सुनो, अब खाने में क्या बनाया है? गर्मा गर्म मटर पुलाव है जी। अरे वाह, तो जल्दी से ले आओ फिर, बड़ी भूख लगी है। पिछली बार राम ने अपने खेत में धान बोए थे और उस बार भी उसकी फसल अच्छी हुई थी, तो घर में चावलों की कमी नहीं थी। और जब इस बार मटर आई तो नंदिनी ने सबसे पहले मटर पुलाव बनाकर ही राम को खिलाया, क्योंकि मटर पुलाव राम को बेहद पसंद भी था। जब राम और नंदिनी खाना खा रहे थे तभी उन्हें बाहर से शोर सुनाई दिया। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। दोनों ने फौरन बाहर निकलकर देखा तो पूरा गांव जल रहा था। आग बहुत बढ़ चुकी थी, लगभग सारे घर जल रहे थे। बस एक राम का घर सुरक्षित था, क्योंकि वो उसके खेत के किनारे ही था और बाकी के घरों से दूर था। राम खाना छोड़कर फौरन लोगों की मदद के लिए दौड़ा। काफी देर बाद आग तो बुझा ली गई, लेकिन गांव के सारे घर जलकर राख हो चुके थे। सारा सामान, सारा राशन, सब कुछ राख बन चुका था। हिम्मत रखिए आप सब, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। एक काम करते हैं, विधायक जी के पास चलते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। हाँ ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं।
पूरा गांव रामावतार विधायक के पास पहुंचा। गांव के लोगों ने विधायक से अपनी परेशानी बताई तो विधायक ने उन सबको दुत्कार दिया। चलो अब क्या बस यही काम रह गया है? लापरवाही करो तुम, आग लगाओ तुम, और भरपाई करूं मैं मतलब कि सरकार। गांव के लोगों को विधायक पर गुस्सा आ रहा था, पर वो मजबूर थे और मुंह लटकाकर वहां से जाने लगे। तभी विधायक ने राम को आवाज लगाई। अरे राम, यहाँ आओ, इनका चक्कर छोड़ो। तुम्हारी फसल तो ठीक है ना? हाँ जी, मेरी फसल तो बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ तो एक काम करो, 16 रुपए ले लेना भाई, लेकिन अब जल्दी सौदा पक्का करो और सारी मटर यहाँ पहुँचाओ, समझे? विधायक जी माफ करो, लेकिन मैं आपसे कोई सौदा नहीं करना चाहता। अच्छा तो क्या करेगा मटर का? है किसी और को मैं तुझे बेचने नहीं दूंगा। मैं चाहे तालाब में डाल दूं, पर आपको नहीं दूंगा अपनी मटर। रामावतार ने मजबूर गांव वालों की मदद नहीं की। इस बात से राम बहुत नाराज था। उसने विधायक से सौदा करने से साफ इनकार कर दिया। फिर घर लौटते हुए उसने गांव के कई बच्चों को भूख से रोते बिलखते देखा और फिर, नंदिनी, घर में कितना चावल है? काफी है, वैसे क्यों पूछ रहे हो? हमारे पास मटर की कोई कमी नहीं है। तुम एक काम करो, मैं कुछ लोगों को साथ लेकर एक बड़ा चूल्हा बनाता हूँ और तुम गाँव की औरतों के साथ मटर पुलाव बनाने की तैयारी करो सबके लिए। जब तक मेरे घर में मटर और चावल का एक भी दाना है, मेरे गाँव का कोई बच्चा भूख से नहीं रोएगा। लेकिन फिर हम लोग? अपने बारे में बाद में सोचेंगे नंदिनी, फिलहाल गाँव के बारे में सोचना है। नंदिनी ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अगले कुछ दिनों तक नंदिनी की रसोई में ढेर सारा मटर पुलाव पकता रहा और गांव के लोगों की भूख मिटाता रहा। पूरा गांव राम और नंदिनी को दुआएं दे रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे राम के घर चावल और मटर खत्म होने लगे और राम और नंदिनी सोच में पड़ने लगे। तभी एक दोपहर को कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अरे मुख्यमंत्री साहब, आप मुझ गरीब के घर। राम राम साहब। अरे नंदिनी, ओह साहब, आप अंदर आइए। नहीं, यहाँ बैठिए साहब। अरे बस करो भाई, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में मुझे सब पता चल चुका है, लेकिन अब किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आदेश दे दिए हैं, कलेक्टर साहब सारी व्यवस्था कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अब तो कुछ नहीं चाहिए। चाहिए, हमें चाहिए तुम्हारे जैसे उम्मीदवार जो सच्चे दिल से जनता की सेवा करें। यहाँ के विधायक की सारी पोल पट्टी खुल चुकी है और इस बार के चुनाव में तुम्हें इस इलाके से टिकट देना चाहता हूँ ताकि यहाँ सही मायने में विकास हो सके। सीएम साहब की बात सुनते ही गांव के लोग सीएम साहब और राम की जय के नारे लगाने लगे। सीएम भी समझ चुके थे कि अब राम को विधायक बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जनता राम के साथ थी। राम ने भी हाँ कर दी और फिर सीएम साहब के जाने के बाद, सुनिए ना, जब आप विधायक बन जाएंगे तब तो मेरे लिए साड़ी ला देंगे ना? हाँ, इस बार पक्का।